प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 11वीं क्लास का टॉपिक है और इसमें क्या पढ़ रहे थे हम? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, प्रक्षेप्य गति पढ़ रहे थे। अब प्रक्षेप्य गति के अंदर हमने आपको 3-4 टॉपिक कल कराए थे, लास्ट वाली क्लास में कराए थे। मतलब उसके अंदर हमने आपको प्रक्षेप्य गति बताया था, प्रक्षेप्य गति की समीकरण निकलवाई थी, प्रक्षेप्य के परास के ऊपर हमने डिस्कस किया था और प्रक्षेप्य की ऊंचाई के ऊपर, प्रक्षेप्य का परास, प्रक्षेप्य की ऊंचाई, क्षैतिज परास, इस चीजों के ऊपर हमने कल लास्ट वाली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब जो उससे आगे वाला पार्ट आता है, शायद प्रक्षेप्य के परास के लिए जो डेरिवेशन था वो नहीं हो पाया था, मतलब जो हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं वो नहीं हो पाया, वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा, बड़ा न्यूमेरिकल 4-5 नंबर में इस चैप्टर के अंदर से जरूर मिलेगा और इस प्रक्षेप्य वाले चैप्टर में से ही मिलेगा। जो प्रक्षेप्य का होता है इसमें से आपको जरूर मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखें। प्रक्षेप्य गति क्या पढ़ रहे हैं? प्रक्षेप्य गति। देखिए क्या है, अब हमें डिस्कस करना है कहां से? प्रक्षेप्य का परास। प्रक्षेप्य का परास होता क्या है? लास्ट वाली क्लास में भी आपको बताया था, बॉडी को एक्सिलरेट करने के बाद, बॉडी को प्रक्षेपित करने के बाद जहां तक वो क्षैतिज दूरी तय करती है, जहां तक वो क्षैतिज दूरी तय करती है, तो पहले वाले बिंदु से अंतिम बिंदु तक की जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। मतलब आपने यहां से बॉडी को एक्सिलरेट किया तो यहां से बॉडी एक्सिलरेट किया है और जहां पर वो जाकर गिरी है, ये क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? क्षैतिज परास आर कहलाती है। क्लियर हो गई बात? क्या कहलाती है? क्षैतिज परास आर कहलाती है। इसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं, क्षैतिज परास को हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्षैतिज परास, वस्तु को प्रक्षेपित किए जाने के बाद क्षैतिज दूरी उसका परास कहलाती है। क्षैतिज परास, प्रक्षेपित किए जाने के बाद क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? उसका परास कहलाती है। जो कल फिगर बनाई थी उसी वाली फिगर से हम कर लेंगे। ठीक है, अब गति की सेकंड समीकरण से, गति की सेकंड समीकरण क्या होती है हमारी? x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। परास निकालने तो बॉडी कहां जा रही है? क्षैतिज में निकालने हैं। जब क्षैतिज में निकालेंगे तो ax इक्वल टू किसके बराबर होता है? अब इसे मैं अगर उसमें लगाऊं, मतलब अगर हम इस इक्वेशन को क्षैतिज परास के लिए लगाएं तो ux हो जाएगा। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा? मेरा ax हो जाएगा। ठीक, ax हो जाएगा और ux हो जाएगा। अब क्षैतिज परास के लिए तो जो प्रारंभिक वेग होता है ax, त्वरण क्या हो जाएगा हमारा? शून्य। क्षैतिज के लिए त्वरण क्या होता है हमारा? शून्य। तब x बराबर किसके हो जाएगा? ux इंटू में t। किसके बराबर हो जाएगा? ux इंटू में t। लेकिन t हम पहले ही निकाल चुके हैं, या x बराबर किसके लिख सकते हैं हम? ux इंटू में कैपिटल T। कैपिटल T का मान भी हमने निकाला हुआ है, ux का मान भी निकाला हुआ है। ux इक्वल टू किसके बराबर होता है? u cos थीटा। और t बराबर हमने कल निकाला था लास्ट क्लास में, t बराबर किसके होता है? 2u sin थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा अपॉन g, ये हम पहले निकाल चुके हैं। इज इक्वल टू 2 को एज इट इज रखें, u और u कितने हो गए? u स्क्वायर sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन g। 2u sin थीटा, u स्क्वायर को बाहर ले लें, u स्क्वायर इंटू में 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा अपॉन g इज इक्वल टू u स्क्वायर को एज इट इज रखें, 2 sin थीटा cos थीटा, फॉर्मूला बन गया किसका? sin 2 थीटा का अपॉन में g। तो अगर मैं क्षैतिज परास की बात करूं तो किसके बराबर आ गया? r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ये हमारा क्षैतिज परास का फॉर्मूला हुआ है, r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब क्षैतिज परास का अधिकतम मान, क्षैतिज परास के अधिकतम मान के लिए क्या करें हम? अधिकतम मान मतलब हम बॉडी को कितने कोण पर एक्सिलरेट करें, कितने कोण पर फेंके जो हमारी बॉडी अधिकतम दूरी प्राप्त करे। भाई अगर आप 90 डिग्री पर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जाएगी, सीधे आपके सर में आके वापस लग जाएगी। तो हमें ऐसा तो करना नहीं है, अपनी बॉडी को अपने सर में मारना है। तो क्या करें हम? उस बॉडी को कितने एंगल पर एक्सिलरेट करें जो बॉडी हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस क्रिएट करे, मैक्सिमम दूरी पर जाकर गिरे। तो उसके लिए क्या करें हम? देखिए
आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी है। अब इस केस में एंगल आ रहा है, एंगल मतलब साइन की टेबल में जो अधिकतम वैल्यू होगी, साइन का मान अगर अधिकतम होगा तो आर का मान ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक, अब साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू कितना 1। साइन की अधिकतम वैल्यू टेबल में ही अधिकतम वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो साइन के केस में अधिकतम वैल्यू कितनी 1, साइन टू थीटा इज इक्वल टू साइन की टेबल में कितने की होती है 90 की, साइन से साइन कैंसिल, टू थीटा इज इक्वल टू कितना 90 तो 45, तो कितना आ गया हमारा थीटा इज इक्वल टू यहां से निकल के आता है 45 डिग्री। मतलब अगर आप बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर एक्सीलरेट करते हैं तो जो रेंज होगी, जो परास होगा, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम निकल के आएगी। देखिए आर बराबर किसके हो जाएगा, अब आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन कितना जी। तो आर बराबर किसके, यू स्क्वायर साइन 45 दूनी 90 अपॉन जी, या यू स्क्वायर 45 दूनी 90 की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन 90 की 1 अपॉन जी। तो आर बराबर किसके हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। मतलब क्षैतिज परास का मान कितना होगा, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर होगी बात, क्षैतिज परास की मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी। आर मैक्सिमम करके भी हम इसे लिख देते हैं, MAX बना देते हैं तो ये मैक्सिमम बन जाता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे है, देखिए अभी जो हमने इस सारे के सारे डिस्कस किए हैं, ये किए थे जब हम बॉडी को क्षैतिज से एक्सिलरेट कर रहे हैं। क्षैतिज से मतलब सड़क पे आप खड़े हैं, सड़क से ही आपने बॉडी को फेंका है, सड़क पे हम खड़े हैं या क्षैतिज पे नीचे जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, भूमि के ऊपर खड़े हुए हैं और हमने बॉडी को भूमि के ऊपर ही फेंका है। ठीक, क्षैतिज परास। अब है कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी, यदि हम किसी मीनार के ऊपर खड़े हुए हों, यदि हम किसी ऊंचाई पर खड़े हुए हो, उस केस में जब हम बॉडी को फेंकते हैं तो उसके लिए उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्षैतिज परास क्या होता है, उसके लिए अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। क्लियर। पहले हमने क्या किया था, जब आप क्षैतिज पे खड़े हुए हैं और बॉडी को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, उसके लिए हमने वैल्यूज को निकाला था। अब हम मीनार पर खड़े हुए हैं, मीनार पर खड़े होने पर हमने बॉडी को क्षैतिज में फेंका, सीधा। कैसे फेंका, सीधा फेंका सामने की ओर, तो बॉडी कहां जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। जैसे आप पानी को फेंकते हैं, पानी फेंका हमने, पानी को आगे की ओर फेंकेंगे तो कैसे जाता है, इस तरीके से जाता है, परवलय आकार फॉर्म में जाता है। तो उसके लिए हमें डेरिवेशन को निकालना है। अगर बॉडी को हम क्षैतिज में फेंके तो उसके लिए सूत्र हमारा क्या आएगा। क्लियर, देखते हैं। पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर क्षैतिज में गति, ठीक है। पृथ्वी तल पर किसी ऊंचाई पर जा रहे हैं और ऊंचाई पर जाने के बाद में कहां पे फेंक रहे हैं, हम बॉडी को क्षैतिज में फेंक रहे हैं, आगे की ओर फेंक रहे हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार होगी, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, तो जब आप बॉडी को फेंकेंगे आगे की ओर, वो ऐसे जाके गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी, ऐसे जाके गिरेगी। मान लीजिए कुछ समय बाद बॉडी कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, इस वाले बिंदु P पर पहुंच गई। यहां से जब आपने बॉडी को फेंका तो उसका प्रारंभिक वेग क्या था, मेरा स्मॉल u था। इसे हम y कह सकते हैं, इसे हम x कह सकते हैं। तो ये इसका परास तो ये हो जाएगा, क्षैतिज परास कितना हो गया हमारा r, इसे कहते हैं। और ये वाली क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई h, ऊंचाई से आपने इसे फेंका। कुछ समय बाद जब बॉडी यहाँ पहुंची तो उसका वेग क्या हो गया, पहले यहाँ u था, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इसका वेग v हो जाएगा। अब v को जब दो घटकों में आप तोड़ेंगे, ये क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, तो क्या हो जाएगा vx इंटू में यहाँ क्या हो जाएगा vy, vx और vy, ये p हो गया। मान लीजिए इसका एंगल कितना बनाएगी, फिर प्रारंभिक भाई जानी तो चाहिए थी आगे की ओर, लेकिन आगे की ओर ना जाके ये कहा,
जब आपने ऐसे फेंका तो वो यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ना जाके वो कैसे जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पूछ गई। तो इस केस में ये क्या है, इसका बिंदु बी, ये बीटा है, ये बिंदु बी है, ये बीटा है, ये बिंदु बी है, ये ओ है। स्मॉल यू एक से फेंका आगे की ओर, ये आ गया हमारे पास में, ये वाई हो गया, भाई ये वाई अक्ष हो गई हमारी, और क्या दे रखा है इसमें, ये वी वाई हो गया हमारे पास में, ये बी, और ये हमारा बिंदु ए। क्लियर, ये वी एक्स और ये हमारा वी वाई नीचे की ओर। मान लीजिए माना वस्तु को मीनार से क्षैतिज दिशा में स्मॉल यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तथा स्मॉल टी समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, स्मॉल वी हो जाता है। इस पॉइंट पर जाकर क्या हो गया, जब यहाँ पर पहुंचे हम बिंदु पी पर, उसका वेग क्या बन गया हमारा, स्मॉल वी हो जाता है। तब वी को दो घटकों में विभाजित करने पर वी एक्स क्षैतिज घटक और वी वाई हमारा ऊर्ध्व घटक। जब हमने क्षैतिज दिशा में फेंका, इस तरफ फेंका, तो उसका जो प्रारंभिक एक्सीलरेशन है, क्षैतिज त्वरण, वो किसकी, क्षैतिज त्वरण की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, शून्य हो जाएगी। गति की सेकंड समीकरण से, गति की सेकंड समीकरण से क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा के लिए लगाए पहले, क्षैतिज दिशा में, जब क्षैतिज दिशा में लगाएंगे तो x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यह आ जाएगा। जब क्षैतिज दिशा में लगाते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, और यू एक्स बराबर किसके है, यू एक्स बराबर है u के, इंटू में t प्लस हाफ इंटू में 0, तो t बराबर किसके आ गया, x अपॉन स्मॉल यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी प्रकार ऊर्ध्व दिशा के लिए लगाएं, भाई क्षैतिज दिशा तो ये होगी, लेकिन बॉडी नीचे की ओर भी तो आएगी, जब नीचे की ओर आएगी तो उसके लिए क्या लगाएं, ऊर्ध्व दिशा के लिए, या ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं हम, ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए। जब ऊर्ध्वाधर दिशा के लिए लगाएंगे तो y आ जाएगा आपके, ये वाली एक्स पे चल रहे हैं अब हम, y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ क्या हो जाएगा, ए वाई इंटू में टी स्क्वायर, यह आ गया हमारे पास में। परंतु क्या हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर, यू वाई तो 0 है, भाई v है यहाँ, तो हमारा वेग v बन गया, तो वी वाई की वैल्यू क्या 0, और ए वाई बराबर किसके रख देंगे हम, g के, तो y बराबर किसके आ जाएगा, यू वाई की वैल्यू 0, t प्लस हाफ ए वाई की जगह g इंटू में टी स्क्वायर, y बराबर 1/2 g इंटू में t की वैल्यू समीकरण 1 से रख दे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, तो y का मान कितना आ गया, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, और ये समीकरण किसकी है, 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हमारी परवलय की समीकरण है। किसकी है, परवलय की समीकरण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, परवलय आकार होता है। कैसा होगा पथ, परवलय आकार होता है। ये समीकरण की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं। जब आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आपको इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए। अगर आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, समीकरण पूछता है तो ऊर्ध्व दिशा के लिए, क्षैतिज दिशा के लिए सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्लियर, ये आ गया हमारे पास में जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। क्लियर, आगे देखें अब इसका, यही परवलय का समीकरण है, इसलिए प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, परवलय आकार होता है। अब इसका उड्डयन काल देखें, ये तो हमारी समीकरण हो गई, यही प्रक्षेप्य पथ की समीकरण है। अब इसका उड्डयन काल देखें, उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, इस कंडीशन के लिए उड्डयन काल आपको पता है, उड्डयन काल कहते किसे हैं, वस्तु को प्रक्षेपित किए जाने के बाद अधिकतम बिंदु से, वस्तु को प्रक्षेपित किए जाने के बाद उसे नीचे क्षैतिज तक आने में जितना समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। मतलब आपको बॉडी को बिंदु ओ से एक्सीलरेट किया, बिंदु ओ से आपने फेंका, ओ से बी तक आने में, ओ से बिंदु बी तक आने में जो उसे समय लगता है वही समय क्या कहलाता है, उसका उड्डयन काल कहलाता है। क्लियर हो गई बात, निकाले इसे। उड्डयन काल के लिए ऊर्ध्वाधर दिशा में, कब, ऊर्ध्वाधर दिशा में, जब ऊर्ध्वाधर दिशा में निकालेंगे तो यू वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के,
और ए जी इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, जी के। तब गति की सेकंड समीकरण से, गति की सेकंड समीकरण से, तो गति की सेकंड समीकरण क्या कहती है हमारी, गति की सेकंड समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो होती है, लेकिन क्षैतिज के लिए लगानी तो x की जगह क्या ले लूं मैं, h ले लूं, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। अब a y बराबर किसके, तो h बराबर u y बराबर किसके, 0t प्लस हाफ इंटू में a y की वैल्यू कितनी है, g टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। तो h बराबर किसके आ जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। क्लियर हो गया हमारे पास। अब यहां से t का मान निकालते हैं हम, तो टी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 2h अपॉन जी के बराबर, या t बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2h अपॉन जी के बराबर। तो ये वैल्यू किसके आगे निकल गई, t की। जो उड्डयन काल है, यहां से बिंदु O से लेकर बिंदु B तक जाने का समय कितना होगा उसका, स्मॉल t बराबर 2h अपॉन जी होगा। वस्तु का उड्डयन काल ये निकल के आएगा हमारा t बराबर स्क्वायर रूट के अंदर 2h अपॉन जी। क्लियर, उड्डयन काल, उड्डयन काल, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आगे दूसरा है इसका क्षैतिज परास। अगर हम इसका क्षैतिज परास निकालना चाहें, क्षैतिज परास मतलब ये वाली रेंज, आपने फेंका तो यहां से, तो क्षैतिज परास हम ए से बी, क्षैतिज परास ए टू बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, निकाले उसे, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास के लिए क्या लगाए हम, क्षैतिज परास जब हम निकालें तो क्षैतिज में गति कर रहे हैं, ठीक। क्षैतिज में गति के लिए क्या निकाले, क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए, क्षैतिज गति के लिए लगाया गति की सेकंड समीकरण से, सेकंड समीकरण से। गति की सेकंड समीकरण क्या कहती है, गति की सेकंड समीकरण क्या कहती है, x बराबर ux t प्लस हाफ ax इंटू में t स्क्वायर, क्योंकि क्षैतिज के लिए निकाल रहे हैं। देखिए क्षैतिज के केस में क्या, ux इज इक्वल टू तो u है, और क्षैतिज के लिए ux इज इक्वल टू u और ax इज इक्वल टू क्या, 0 रखिए यहां पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, x बराबर x का मतलब क्या है, x का मतलब है हमारी डिस्टेंस, a टू बीच के बीच की क्या है डिस्टेंस, इसे हम क्या करें, x कह रहे हैं। तो ये किसके बराबर आएगी, r के, दैट इज r इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहां से ux इज इक्वल टू u इंटू में t प्लस 1/2, x की वैल्यू कितनी, 0, तो r इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, u इंटू t। लेकिन t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, t की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, ये रही। तो r इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू में t की वैल्यू यहां से स्क्वायर रूट के अंदर 2h अपॉन g। तो r की वैल्यू ये निकल के आती है, r इज इक्वल टू u स्क्वायर रूट के अंदर 2h अपॉन g। ये हमारा r का मान है। क्षैतिज परास की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, ये निकल के आएगी r इज इक्वल टू u इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2h अपॉन g। क्लियर। नेक्स्ट आगे है हमारा, किसी समय पर प्रक्षेप्य का वेग। अब अगर यहां से बॉडी ने एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया है, यहां से हमने बॉडी को नीचे की ओर फेंका है, तो उस समय उसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पर, बिंदु P पर यहां क्या होगी। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जब आप बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर बॉडी आती है, तो प्रत्येक सेकंड में उसका जो एक्सेलरेशन है, उसका जो वेग है वो परिवर्तित होता रहता है। बॉडी का वेग क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तो उसी के लिए हमें निकालना है कि कितना वेग परिवर्तित होगा, कितनी वैल्यू निकल के आती है उसकी एक्सीलरेशन की। देखिए वेग, वेलोसिटी कितनी निकल के आती है, सॉरी, देखिए क्या निकालने हैं, किसी समय पर प्रक्षेप्य का वेग, मतलब बॉडी को फेंकने के बाद, बॉडी को आगे की ओर प्रक्षेपित करने के बाद, किसी समय पर प्रक्षेप्य का वेग, प्रक्षेप्य का वेग
मान लीजिए माना वस्तु को प्रक्षेप्य पथ पर स्मॉल u वेग से एक्सेलरेट किया जा स्मॉल u वेग से प्रक्षेपित किया गया है, स्मॉल t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। तब बिंदु P पर उसका वेग क्या हो गया हमारा, स्मॉल v हो गया। अब वेग का क्षैतिज घटक क्या हो गया vx और ऊर्ध्व घटक क्या हो गया हमारा vy। तब ऊर्ध्व दिशा के लिए गति की समीकरण से इस पॉइंट के लिए क्या लगाए हम, इस पॉइंट पे लिए अगर मैं निकालना चाहूं स्मॉल t समय बाद, स्मॉल t समय बाद क्या हो गया vx इज इक्वल टू u इज इक्वल टू ux। मतलब इस पॉइंट के लिए जो हम लगाए vx और ux की वैल्यू कैसी होगी, v होगी। ux और vx बराबर किसके हो गए हमारे, v के बराबर। इस पॉइंट के बिंदु P के लिए ऊर्ध्व दिशा में वेग, ऊर्ध्व दिशा में वेग, ठीक। जब आपने नीचे की ओर फेंका बॉडी को तो उस दिशा में उसका वेग क्या होगा, गति की फर्स्ट समीकरण से क्या होती है, v बराबर u प्लस gt। जब आपने नीचे की ओर फेंका तो किसके बराबर हो जाएगी, v y इज इक्वल टू v बराबर u y प्लस a y इंटू में t। लेकिन क्या हो जाएगा, u y तो क्या हो जाएगा 0 और a y बराबर किसके रखते हैं हम, g के, इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो v y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 प्लस g और इंटू में t के बराबर। तो vy की वैल्यू किसकी कितनी आ गई निकल के यहां से, g इंटू t के बराबर। vy की वैल्यू आ गई। अब स्मॉल t समय बाद पिंड का परिणामी वेग, अतः पिंड का परिणामी वेग क्या हो जाएगा, v बराबर स्क्वायर रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर vx बराबर किसके होता है, u स्क्वायर प्लस vy बराबर किसके, g स्क्वायर इंटू में t स्क्वायर। तो जो अगर हम इसका परिणामी रिएक्टेंट निकालते हैं तो रिएक्टेंट क्या निकल के आता है, v बराबर स्क्वायर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर इंटू में t स्क्वायर निकल गया। क्लियर। अब ये एक और है, यदि वस्तु का क्षैतिज से बीटा कोण बनाए, ये तो वस्तु है, ये रही वस्तु, आपने इसे ऐसे देखा आगे की ओर तो इससे कितना एंगल बना दिया, बीटा एंगल बना दिया। तब ये एंगल कितना होगा, इस अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकालें तो किसके बराबर आ जाएगी, यहां से निकालें tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर किसके होता है, लंबटे लाल लंबटे आधार के होता है, लंबटे आधार और लंब कितना है यहां से v y अपॉन v x। लंबटे आधार v y अपॉन v x, लंबटे आधार ये वाला आधार हो गया और ये वाला क्या हो गया, इसका लंब हो गया। इज इक्वल टू vy की वैल्यू कितनी है, vy की वैल्यू ये रही gt अपॉन vx की वैल्यू कितनी है, u। vx की वैल्यू कितनी है हमारी, u, चूंकि ये रहा, ठीक। वैल्यू रखें तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू gt अपॉन में किसके बराबर, स्मॉल u या बीटा बराबर tan इनवर्स gt अपॉन में स्मॉल, ये वैल्यू निकल गया। क्लियर हो गई बात। ये दो कंडीशन थी इस चैप्टर के अंदर, इन दो कंडीशन के ऊपर ही जो हमसे क्वेश्चंस हैं वो पुटअप किए जाते हैं। जब बॉडी को हम नीचे से फेंकेंगे तो उसमें आपसे परास पूछेगा, कोण पूछेगा और ऊंचाई पूछेगा, ठीक, उड्डयन काल पूछेगा, यही चीजें पूछी जाती हैं। एक जब आप क्षैतिज से फेंक रहे हैं, दूसरा जब आप किसी बॉडी को मीनार से फेंक रहे हैं। क्लियर। चलिए इस चैप्टर का जो थ्योरी वाला वर्क है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिमाइंड करके देखिए, तभी डेरिवेशन समझ आएगा। मैथमेटिकल पार्ट्स है इसमें और थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट्स समझने में और माइंड में मैथमेटिकल चाहिए होता है, ठीक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।